विषय पे हम बात पब्लिक मीटिंग शुरू करने वाले हैं, कॉमन सेंस, पेट्रियार्की और सोशल स्ट्रक्चर। साथियों, आज का दिन शुरू हुआ था कि हमारा ओलंपिक्स में साक्षी मालिक ने ब्रॉन्ज मेडल जीतने से। आज इसीलिए ये मेडल जीतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूरे देश की उम्मीद एक महिला पर टिकी हुई थी। पूरी देश की उम्मीद इससे पहले भी और एक महिला पर टिकी हुई थी, दीपा कर्माकर। अब देखिए, उसी देश से, उसी राज्य से वो बिलोंग करती है जहाँ पे काप पंचायत राज करता है। उसी हरियाणा से साक्षी मलिक आती है जहाँ पे बोला जाता है कि महिलाएं बाहर नहीं जा सकती है, पढ़ नहीं सकती। उसी हरियाणा से साक्षी मलिक आती है जहाँ पे महिलाओं को ऑनर किलिंग के नाम पे मारा जाता है। और उसी देश से दीपा कर्मकार भी आती है जिसके ऊपर पूरा उम्मीद रखा गया था पूरा देश का कि वो गोल्ड मेडल जिम्नास्टिक्स में लेके आए। और दोस्तों, आज का जो मेडल था ये कोई देश के लिए गर्व तो है नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि इतना बड़ा सिस्टम के खिलाफ लड़ते हुए, पेट्रियार्की के खिलाफ लड़ते हुए, सोशल सिस्टम के खिलाफ लड़ते हुए अगर कोई महिला ओलंपिक में पहुंच के मेडल जीतती है तो हमको ज़रूर गर्व करना चाहिए। पर हमको ये भी सोचना चाहिए कि क्यों नहीं बहुत सारे महिला वहाँ तक पहुँच पाती है। हमको ये भी सोचना चाहिए क्योंकि अभी तक क्यों 4 ही महिलाओं ने कोई मेडल ओलंपिक्स में जीता है। अगर आप ले लीजिए इतिहास एक बार देख लीजिए, साइना नेहवाल पहले जीती थी, इससे पहले पीटी उषा जीती थी, उससे पहले मैं नाम याद नहीं आ रहा, पर आज मलिक ने जीता। क्या सिंधु भी जीतने वाली है, जीत चुकी है। तो दोस्तों, आज जो स्थिति बन रहा है देश में, या जो स्थिति हमारे देश में बन चुका है, जहाँ पे महिलाएं अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ने आते हैं उनके ऊपर कमेंटबाजी होता है कि आप तो वहाँ पे कोई प्रोस्टिट्यूशन करने जाते हैं। आपने ज्ञानदेव आहूजा की बात को सुना ही होगा, जब पूरा स्टैंड जेएनयू मूवमेंट चल रहा था, उन्होंने बोला कि जेएनयू में 3000 कॉन्डम पाए जाते हैं, और बोला है कि यहाँ पे एक डोसियर भी निकल के आया था जो यहाँ पे कुछ टीचर्स ने उसको एंडोर्स करते हुए लिखा भी है। यहाँ पे बोला है कि टीचर्स यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन में एंगेज करते हैं। दोस्तों, ऐसे संस्थान में जब महिला पढ़ने आती है, जब कोई यहाँ पे उस सिस्टम को तोड़ने में यहाँ पे अपना पढ़ाई करते हैं और उसके खिलाफ इतना कुछ समाज में चलता है, अब तो हमको समझना चाहिए कि जब छोटा भी सक्सेस जब कोई महिला हासिल करता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, हम सबको मालूम है 16 दिसंबर का बड़ा आंदोलन दिल्ली में हुआ था। 16 दिसंबर का आंदोलन खाली पनिशमेंट दिलाने के लिए नहीं था। 16 दिसंबर के आंदोलन से एक बड़ा नारा निकला होता, फ्रीडम विदाउट फियर, बेखौफ आज़ादी का, जहाँ पे अगर महिलाएं अगर सच में समाज में जिएंगे, अगर सच में कोई हासिल करना चाहते हैं, वो आज़ाद रहेंगे, उनका सिक्योरिटी आज़ादी से है, उनका सिक्योरिटी कोई पुलिस से नहीं इंश्योर किया जाएगा, उनका कोई सिक्योरिटी सीसीटीवी कैमरा से नहीं इंश्योर किया जाएगा, पर इनकी सिक्योरिटी आज़ादी से, बेखौफ आज़ादी से तय होगा। और ऐसी आज़ादी जहाँ पे उनको ये नहीं बताया जाएगा कि आपको कौन सा कपड़ा पहनना है, ऐसा आज़ादी उनको ये नहीं बताया जाएगा कि उनको कुछ सब्जेक्ट में पढ़ना है, कहाँ पे पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है। ऐसा आज़ादी जहाँ पे ये तय नहीं होगा कि आपको 15 साल की उम्र में शादी करना है, 18 साल की उम्र में शादी करना है, आप 11वें साल में खेलने नहीं जाओगे अपने प्लेग्राउंड में, या लड़कों के साथ मिलने नहीं जाएंगे। ऐसा आज़ादी जहाँ पे कास्ट स्ट्रक्चर में कोई महिला अगर किसी और से शादी करना चाहता है तो उसका ऑनर किलिंग नहीं होगा। इस बेखौफ आज़ादी को आगे बढ़ाते हुए ऐसा ने पूरे दिल्ली के सड़क पर पूरा कैंपेन किया था। पर दोस्तों, आज की परिस्थिति आप देखिए, कैंपस में महिलाएं तो आती है पढ़ने, पर कैंपस का आज की स्थिति ये है, सारी यूनिवर्सिटीज़ में, सारे हायर एजुकेशन में फंड कट हो रहा है, पैसा काट दिया जाता है, स्कॉलरशिप खत्म कर दिया जाता है। अगर स्कॉलरशिप खत्म कर दिया जाता है, सबसे ज़्यादा नुकसान किन लोगों का होता है? वही महिलाओं का होता है, वही बैकवर्ड सेक्शन से जो लोग आते हैं, दलित, आदिवासी, उन्हीं का होता है। बहुत कठिन लड़ाई लड़के आते हैं पढ़ने, और आने के बाद उनका स्कॉलरशिप उनसे छीन लिया जाता है और बोला जाता है कि आप और पढ़िए। बेटी बचाओ आंदोलन भी चलाया जाता है, बेटी पढ़ाओ आंदोलन भी चलाया जाता है, पर ये नहीं चलाया जाता है कि स्कॉलरशिप को और बढ़ाना चाहिए, फंड को और देना चाहिए, खासकर महिलाओं को पढ़ने के लिए, और अलग अलग तरीके के इंकरेजमेंट मिलना चाहिए। दोस्तों, आप खास स्थिति में जेएनयू में आए हैं। 9 फरवरी के घटना के बाद एक बड़ा स्टैंड विद जेएनयू मूवमेंट चला था, जो झूठ सरकार ने चलाया है। उस पूरे आंदोलन में एक बात बेहतर होकर बाहर आई कि जेएनयू के टारगेट क्यों करना चाहते हैं। दरअसल आप देख लीजिए, जेएनयू के कहाँ से लोग आते हैं। अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल तक,
हर एक क्षेत्र से आपको यहाँ पे लोग मिल जाएंगे, हर एक सोशल बैकग्राउंड से यहाँ पे लोग मिल जाएंगे, और यहाँ पे महिलाएं बराबर संख्या में है पुरुष से। इसीलिए हो पाया है क्योंकि जेएनयू में डिप्राइवेशन पॉइंट को लागू कराया गया था। डिप्राइवेशन पॉइंट खाली रीजनल बेसिस पे नहीं पर जेंडर बेसिस पे भी लागू कराया गया था, और इसको साबित करते हुए कि यहाँ पे लोग पढ़ने जब आएंगे पब्लिक डिस्कोर्स को बदलेंगे, और पब्लिक डिस्कोर्स में उस डिबेट को खड़ा करेंगे जहाँ पे आज़ादी की मांग हम करेंगे। और इस यूनिवर्सिटी में अगर सेफ्टी इंश्योर होता है, इसी पब्लिक डिबेट और पब्लिक डिस्कोर्स की वजह से सेफ्टी इंश्योर होता है, और हमने जेएनयू में प्रैक्टिस करके दिखाया। इसी नारे को हमने 16 दिसंबर के आंदोलन में भी बेक ऑफ आज़ादी के नाम पे लिया था, और पूरे दिल्ली के शहर में और पूरे देश भर में हमने बताया कि अगर सच में ही सेफ्टी है तो वो बेक ऑफ आज़ादी के आंदोलन से ही है। दोस्तों, खाली ये कोई एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं। अभी हमारे यूनिवर्सिटी में आप देख लीजिए नया फरमान आया हुआ है कि आपको पब्लिक मीटिंग में आपको सारा डिटेल देना पड़ेगा, सारे पार्टिसिपेंट्स का डिटेल देना पड़ेगा, आपका नाम लिखना पड़ेगा, आपका पता लिखना पड़ेगा, आपका फ़ोन नंबर लिखना पड़ेगा। और ये भी बोला जा रहा है कि यूनिवर्सिटी में CCTV कैमरा लगा दिया जाए। ये दरअसल सिक्योरिटी के नाम पर जो भी चल रहा है सर्वेलेंस है। ये जानना चाहते हैं कि आप किसके साथ घूम रहे हैं, ये जानना चाहते हैं कि आप कौन से विषय में सुनने आ रहे हैं, ये जानना चाहते हैं कि आपका पॉलिटिकल व्यू क्या है। ये जान के इसी से टारगेट करना चाहते हैं, स्टूडेंट को डराना चाहते हैं। और दोस्तों, ये जेएनयू का कल्चर है, ये जेएनयू का स्टूडेंट मूवमेंट का ताकत है कि हर बार जब भी ऐसा कोई साजिश रचाया जाता है प्रशासन की तरफ से, उसको नकार दिया जाता है। जिसका बड़ा उदाहरण है स्टैंड विद जेएनयू का आंदोलन, जहाँ पे पूरा अटैक जेएनयू के ऊपर हुआ था और यहाँ के स्टूडेंट्स मिल के लड़े थे और उसको खारिज किए थे, और आगे आने वाले दिनों में भी हम इसको खारिज करेंगे। दोस्तों, आज के डेट में अगर कहीं पे सच में ही सेक्सुअल वायलेंस के बारे में अगर कहीं पे ही महिलाओं के ऊपर अटैक होता है, वो वर्क प्लेस पे होता है। आप तमिलनाडु में चले जाइए, वहाँ पे जो टेक्सटाइल मिल में जो महिलाएं काम करती है उनके ऊपर किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड वायलेंस होता है, सेक्सुअल वायलेंस। आप कोई भी कॉर्पोरेट ऑफिस में चले जाइए, आपको वहाँ पे इनएंडोर्स दिए जाते हैं, सेक्सुअली ऑफेंसिव मैसेजेस भेजा जाता है, ये बोला जाता है कि आप तो महिलाएं हैं, आप तो यही काम करेंगे, आपको तो घर पे रहना चाहिए। फिर भी हमने आपको मौका दे दिया। इनको लगता है कि मौका देने पे ही कोई आगे बढ़ सकता है, पर इनको बताने का जरूरत है कि कोई मौका देने पे आगे नहीं बढ़ता है, वो छीन के आगे बढ़ते हैं। वो हमारा हक है, वो हमारा अधिकार है। दोस्तों, तमाम आंदोलन इस देश में हुए हैं, पर मैं 16 दिसंबर का बार बार इसलिए लेता हूँ कि 16 दिसंबर के आंदोलन में खाली महिलाओं के ऑर्गेनाइजेशन नहीं आए, छात्र संघ आया, वहाँ पे परिवार चल के आए थे, सारे स्टूडेंट चल के आए थे, अलग अलग हिस्सों से सारे लोग आके एक ही बात बोला है कि अगर इस देश में सिक्योरिटी इंश्योर होगा तो कानून से तो होगा ही, कानून को आपको बेहतर बनाना ही है, आपको पुलिस को बेहतर बनाना ही है, और उसके साथ साथ आपको बेक ऑफ आज़ादी इंश्योर कराना ही है। और हमने ये जेएनयू में साबित करके पूरे दिल्ली में उसको बताया कि ये मुमकिन है, इसमें कोई दोबारा सोचने वाली बात नहीं। दोस्तों, और एक छोटी सी बात रखते हुए मैं अपने भाषण को खत्म करके कविता जी को बुलाऊंगा। दोस्तों, आज के डेट में अगर आप बाहर चले जाएंगे, कॉमन सेंस के नाम पे क्या क्या बातें कहा जाता है, एक बार सुन लीजिए, मुझे लगता है कि जानना जरूरी है। मैं जिस इलाके से आता हूँ वहाँ पे रात में 8 बजे के बाद कोई महिला बाहर नहीं जा सकती। मैं जिस परिवार से आता हूँ वहाँ पे कोई महिला अपने 12वीं साल के बाद किसी पुरुष से नहीं बात कर सकती। मैं जिस परिवार और जिस समाज से आता हूँ वहाँ पे कोई महिला रक्षाबंधन पे अपने भाई के घर आके राखी बंधवा के पैसा लेके पूरे दिन भूखा रह के वापस जाना, और भाई उसको इंश्योर करता है कि मैं तुम्हारा सिक्योरिटी इंश्योर करूँगा। मैं आज कहना चाहता हूँ, कौन है ये सिक्योरिटी इंश्योर कराने वाला? उसका सिक्योरिटी का जिम्मेदारी सोसाइटी को लेना पड़ेगा आज़ादी देते हुए। अगर आज़ादी हम उस सोसाइटी में उस महिला के इंश्योर नहीं करा सकते हैं, अगर उस महिला के लिए हम अपने कास्ट सिस्टम को तोड़ के, अगर इस सोशल स्ट्रक्चर में पेट्रियार्की को तोड़ के अगर नहीं इंश्योर करा सकते हैं कि मान के चले जाइए 1000 कानून बन जाएगा, 1000 लाखों में पुलिस आएगा, पर कोई बदलाव नहीं आएगा। आप आज कश्मीर में चले जाइए, देख लीजिए क्या हो रहा है। ह्यूमन राइट वायलेशन, सिविलियन किलिंग्स, ह्यूमन राइट वायलेशन तो हो ही रहा है, पर अफस्पा के नाम पे जिस तरीके से सेक्सुअल असॉल्ट होता है, जिस तरीके से सेक्सुअल वायलेंस को कॉमन सेंस के रूप में इन्होंने बढ़ा दिया, ये तो टेररिस्ट है, ये तो गद्दार है, इनके ऊपर तो होना चाहिए, इनके ऊपर हमको इम्प्यूनिटी देना चाहिए, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहिए। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, वहाँ पे भी यही रवायत है।
जब आप अफसपा के खिलाफ बोलते हैं, इसी कॉमन सेंस को तोड़ते हैं। और हमारी बात साबित हुई थी 3 महीने पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि मणिपुर में आपको ये सारे सेक्सुअल वायलेंस के इंस्टेंसेस ऑफ फेक एनकाउंटर को आपको इसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा और सबको जस्टिस देना पड़ेगा। दोस्तों, आज के डेट में कॉमन सेंस को तोड़ने का और ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे आज के डेट में 21 साल से 25 साल के बीच में पूरा आबादी 50% है। हम जाके अपने देश आगे हमारे देश में रहने वाले हम डिसाइड करेंगे कि क्या पेट्रियार्की रहेगा, हम डिसाइड करेंगे क्या ये कास्ट सिस्टम रहेगा, हम डिसाइड करेंगे क्या ये सोशल सिस्टम इस तरीके से रहेगा, क्या सच में है बेटो आज़ादी का नारा जो हम देते थे उसका असलियत हम देखेंगे होते हुए। इस बात को रखते हुए मैं कविता कृष्णन जी को बुलाऊंगा, जो ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमेन्स एसोसिएशन के नेशनल सेक्रेटरी है और फॉर्मर JNUSU जॉइंट सेक्रेटरी है, और खासकर हर एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में यही बेटो आज़ादी की बात करते हैं और 16 दिसंबर की सबसे बड़ी लीडिंग वॉइस थी इस देश में, उन्हें बुलाना।